Okay, so let's start. Hello and welcome to my channel, to all of you, to all the students who are listening to me, who are taking these classes. So आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और आज हम लास्ट लेसन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा, कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट की, डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि वोकैबुलरी की, ग्रामर की, ठीक है, एडिटोरियल एनालिसिस की। तो वहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 12 फ्लेमिंगो। जब आप वो ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशंस, लाइव सेशंस, वीडियो सेशंस, रिकॉर्डेड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ठीक है, तो आपको वहाँ जाना है, प्लेलिस्ट ओपन करनी है। कौन सी? क्लास 12 फ्लेमिंगो। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड है, लाइव है, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो ठीक है, पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए एक्सप्लेनेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो जो है आपकी टेक्स्ट बुक, उसे ओपन करिए। और जहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ठीक है, अपने साथ एक मार्कर या कुछ भी, एक जिससे आप मार्क कर सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकें, कोई पेन या पेंसिल अपने साथ लेके बैठें। क्योंकि जब मैं चैप्टर समझाऊंगी आपको, जब मैं लेसन या स्टोरी आपको समझाऊंगी, तो इसमें आप लोगों का यही फ़ायदा है कि आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को, कीवर्ड्स को, जो आपके आंसर राइटिंग में आगे चल के हेल्प होने वाली है उसमें। ठीक है, और इसी से आपको चैप्टर भी इजीली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो लाइन है वो है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ठीक है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो मतलब जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा है ये वर्ड सुन के। क्या वर्ड्स थे? ऑब्वियसली यही वर्ड्स थे कि एम हेमल बोल रहे थे फर्स्ट पार्ट में। आपने जो एंडिंग थी हमारी वो यहीं तक हुई थी कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। तो ये चीज़ सुन के कि अगले दिन जैसे जर्मन यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म कर दी गई है, ये सुन के जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ठीक है, द फ्रेज थंडर क्लैप shows that the news shocked France suddenly and deeply, है ना। उसको, फ्रांस को कैसा लगा? बहुत शॉक्ड हो गया वो एकदम से, और डीपली उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब जो है ये लास्ट फ्रेंच लेसन है एम हेमल के साथ। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स हिज इमोशनल रिएक्शन व्हेन ही रियलाइजेस समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड। दिस लाइन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज रियलाइजेशन एंड रिग्रेट। अब यहाँ से क्या हमें एक चीज़ पता लग रही है इंपॉर्टेंट, कि इस लाइन से पता लग रहा है हमें कि फ्रांस के अंदर किस चीज़ की बिगिनिंग हुई है? रियलाइजेशन और रिग्रेट। ठीक है, उसको रियलाइज़ होने लगा कि मैं जो हूँ स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेता था। ठीक है, और रिग्रेट किस चीज़ का? कि जो हमारे उनके टीचर हैं एम हेमल, फ्रेंच के टीचर, वो अब उनका ये लास्ट लेसन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ओह द wretches, ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ओ दी व्रेचेस। व्रेचेस क्या होता है? देखिए, इस कंटेक्स्ट में बैड और हेटफुल पीपल यूज्ड एज एन इंसल्ट। तो फ्रांस को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और वो प्रूशियन लोगों की क्या कर रहा है, जर्मन लोगों की क्या कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है। ठीक है, ओ दी व्रेचेस, ठीक है, उनकी इंसल्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ठीक है, फ्रांस कॉल द प्रूशियंस ब्रेचेस आउट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट। तो गुस्से के अंदर, रिजेंटमेंट के अंदर वो क्या बोल रहा है? प्रूशियंस को ब्रेचेस बोल रहा है। ठीक है, उनको बैड बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, उनके लिए हेटफुल स्पीच बोल रहा है। क्यों? ही नाउ अंडरस्टैंड्स दैट द नोटिस एट द टाउन हॉल वॉज अबाउट बैनिंग फ्रेंच लेसन्स। वो अब समझा कि जो नोटिस लगा हुआ है बाहर टाउन हॉल में, ठीक है, वो क्यों लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कि फ्रेंच लेसन्स को अब बैन कर दिया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को अब बंद कर दिया जाएगा। दिस शोज हिज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। और इससे क्या पता लग रहा है? कि फ्रांस जो है अब अवेयर हो गया है कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, आप लोग नोट करिए सारी चीज़ों को। माई लास्ट लेसन, ठीक है, माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये जो है, दिस शॉर्ट सेंटेंस क्या हाईलाइट कर रहा है? फ्रांसिस शॉक एंड सैडनेस। तो जो फ्रांस है वो बहुत शॉक्ड भी है और दुखी भी है। ही रियलाइजेज दैट दिस इज हिज फाइनल चांस टू लर्न हिज मदर टंग। उसने क्या रियलाइज़ करा? कि ये उसकी फाइनल चांस है कि वो अपनी मदर टंग को एक बार और याद कर ले, समझ ले। इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट एंड द मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन हिज थिंकिंग। तो ये क्या दिखा रहा है? कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट दिखा रहा है
और एक टर्निंग पॉइंट जो है अपनी थिंकिंग के अंदर उसके उसके पास आ रहा है, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग है वो अब चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो फ्रांस, इस लाइन से और क्या पता लग रहा है, फ्रांस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट लेसन, ठीक है। लास्ट लेसन की इम्पोर्टेंस जो है फ्रांस के अंदर अब आ रही है, ठीक है। वो रियलाइज कर पा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वो ये बात सुन के बहुत शॉक भी है और दुखी भी। ओके, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो वो क्या कह रहा है, फ्रांस क्या अगर रिग्रेट कर रहा है दैट ही इज़ नॉट प्रॉपरली लर्न फ्रेंच राइटिंग। वो सोच रहा है कि इतनी जल्दी, अभी तक तो मैंने लिखना भी शुरू नहीं किया था, लिखना भी समझ में नहीं आया था मुझे प्रॉपर तरीके से कि कैसे उसको लिखते हैं फ्रेंच को, है ना। वो रिग्रेट कर रहा है इस चीज़ का। ही फील्स गिल्टी अबाउट वेस्टिंग हिज टाइम अर्लियर, और रिग्रेट कर रहा है कि मैंने जो है अपने टाइम को वेस्ट करा है और अच्छे से नहीं स्टडी करी है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर। दिस शोज हिज सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ हिज मिस्टेक्स। फाइन। नेक्स्ट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वगैरह, अब तो मैं आगे और नहीं सीख पाऊंगा। फ्रांस फील्स होपलेस, वो होपलेस हो रहा है बिकॉज ही बिलीव्स ही विल नॉट गेट अनदर चांस टू लर्न फ्रेंच। ऑब्वियसली अब उसे कभी भी अपनी पूरी लाइफ में फ्रेंच लर्न करने की चांस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेंच तो बैन हो रही है, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। अब ये लाइन जो है इससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी, जो फीलिंग्स हैं लैंग्वेज के लिए वो बढ़ती जा रही हैं। इट हाईलाइट्स लॉस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है क्या कि लॉस हो रहा है किस चीज़ का, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, इसका क्या मतलब है। फ्रांस एक्सेप्ट दैट हिज लर्निंग जर्नी विल एंड हेयर। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जो लर्निंग जर्नी है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर वो यहाँ पे एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। दिस लाइन शोज हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्पलेस एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। और क्या शो कर रही है लाइन ये, कि वो डिसअपॉइंटमेंट में है, बहुत ज़्यादा उदास है, साथ ही साथ क्या है, हेल्पलेस है। और हेल्पलेस होकर वो इस सिचुएशन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ओके। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs and going sliding on the SAR। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सार। ये पता है क्या बात हो रही है यहाँ पे, सार क्या है समझ लेते हैं। देखिए, सार जो है ना एक रिवर है, ठीक है। रियल में रिवर है, अगर आप मैप भी देखेंगे तो उसमें एक रियल सच में रिवर है, कहाँ पे, यूरोप में, जो कि कहाँ से गुजरती है, फ्रांस और जर्मनी से होते हुए गुजरती है, उसका नाम है सार रिवर का, ठीक है। तो क्या कह रहा है फ्रांस कि वो क्या रिग्रेट करेगा कि एक तो उसने लेसन्स प्रॉपरली नहीं लिए फ्रेंच के एमएमएल टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ, और उसके अलावा क्या 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 रिग्रेट कर रहा है, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग। किस चीज़ के लिए अटेंड नहीं करे उसने लेसन्स, फ्रेंच लेसन्स, क्योंकि उसे पसंद था बर्ड्स को देखना, उनके एग्स को देखना और खेलना, कहाँ पे, सार रिवर में, ठीक है। अब सार रिवर में कैसे खेलता था वो, When France is going sliding on the Sar, क्या मतलब है इसका, स्लाइडिंग करना या खेलना फ्रोजन रिवर इन विंटर। तो ये जो रिवर है ये फ्रोज अप हो जाती थी विंटर के अंदर, ठीक है। और कहाँ से गुजरती है ये, फ्रांस और जर्मनी से होती हुई गुजरती है, फ्लो करती है। तो ये विंटर्स के अंदर क्या हो जाती है, जम जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि सार रिवर पे मैं खेलना पसंद करता था और बर्ड्स और उनके एग्स को देखना पसंद करता था, इसलिए जो है मैं अपने लेसन्स जो है नहीं ले पाया, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो आपको यहाँ जो मुझे बताना था मतलब वो ये था कि सार क्या है, रिवर है, ठीक है। प्लेस वेयर ही यूज टू प्ले इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, ठीक है, जहाँ पे वो खेलना पसंद करता था या खेलता था फ्रांस, और स्टडी नहीं करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाइन का मतलब क्या है, फ्रांस रिग्रेट वेस्टिंग टाइम ऑन प्ले इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, ठीक है। टाइम को वेस्ट किया उसने किस चीज़ के अंदर, खेलने के अंदर। किस चीज़ से खेलता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बर्ड्स, एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्टिंग एग्स, क्या पसंद था उसे, कलेक्ट करना एग्स को, और प्लेइंग शो हिज अर्लियर केयरलेसनेस। और ये चीज़ें क्या बताती हैं हमें कि वो केयरलेस था अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने लेसन्स को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, है ना। बट नाउ ही रियलाइज इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। लेकिन अब उसे क्या हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है क्या, कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। ओके, तो ये सार ये आप याद रखेंगे, दिस इज अ रिवर। Next, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, nuisance का मतलब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग और समवन दैट इज अनोइंग और ट्रबलसम। तो
पहले क्या था कि जो उसको बुक्स थी, ठीक है, स्कूल की बुक्स, करिकुलम वगैरह, वो उसे क्या लगता था, उसकी अपनी बुक्स को वो बर्डन समझता था, इरिटेशन लगता था उसे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बुक्स को क्या बोला उसने कि मुझे कुछ टाइम पहले ये बुक्स कैसी लगती थी, इरिटेशन, बर्डन, न्यूसेंस, ठीक है। अर्लियर फ्रांस डिसलाइक्ड हिज बुक्स, है ना, उसे पसंद नहीं थी अपनी बुक्स, बट नाउ ही वैल्यूज देम डीपली, लेकिन अब वो उन्हें वैल्यूबल समझ रहा है। दिस बुक सिंबलाइजेज नॉलेज एंड आइडेंटिटी, तो बुक क्या सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे, नॉलेज और आइडेंटिटी। दिस चेंज शोज हिज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल अटैचमेंट। अभी जो चेंज हम देख रहे हैं इस लाइन्स के अंदर, हमें पता लग रहा है कि फ्रांस के अंदर एक चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, साथ ही साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ रहा है अपनी बुक्स को लेकर, अपने स्कूल को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. उसके बाद वो याद एकदम वो कहता है कि फ्रांस फॉरगेट्स हिज फियर, और इस दौरान जो है वो अपना जो फियर है, अपना डर जो है, वो एम हेवल की स्ट्रिक्टनेस की वजह जो थी उनके अंदर, ठीक है, वो भी भूल जाता है एकदम से कि एम हेमल जो कितने स्ट्रिक्ट थे टीचर क्लासरूम में। इंस्टीड, और क्या फील करता है, ही फील्स इमोशनल बट लूजिंग हिज टीचर फॉर एवर, लेकिन वो उनके लिए इमोशंस फील करता है, क्या फील करता है कि वो जो है टीचर, वो एम एम एल को अब हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, ठीक है। दिस शोज रिस्पेक्ट एंड अटैचमेंट, और ये चीज़ें क्या हमें बता रही हैं, लाइन्स हमें क्या बता रही हैं कि टीचर के रिस्पेक्ट भी है उसके अंदर, एम एम एल टीचर के अंदर, और अटैचमेंट भी है, फाइन। साथ ही साथ फ्रांस बिगेंस टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू हिज टीचर, ठीक है। ओके, पुअर मैन, अब वो एम हेमल को क्या कह रहा है, पुअर मैन, फ्रांस फील सिंपैथी फॉर एम हेमल, ठीक है, और ही अंडरस्टैंड द टीचर्स पेन ऑफ लीविंग हिज जॉब एंड कंट्री, वो समझ पा रहा है कि टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पेनफुल है क्या कि अपनी जॉब को छोड़ना और कंट्री को भी छोड़ देना, ठीक है। तो फील सिंपैथेटिक, कैसा फील कर रहा है वो एम हेमल के लिए, सिंपैथी फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एम एम वियर स्पेशल क्लोथ्स टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट लेसन। अब मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट लेसन वाले दिन एम एम एल ने कुछ स्पेशल क्लोथिंग की हुई थी, मैंने आपको डिस्क्राइब करी थी। तो वो वही चीज़ बता रहा है कि उन्होंने इस उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, आप समझ में आ रहा है फ्रांस को कि एम एम एल ने ऐसा क्यों पहनी हुई थी, क्यों क्लोथिंग करी हुई थी इस तरह से। इट शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर टीचिंग एंड हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और ये क्या दिखा रहा था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं एम एम एल जो है टीचिंग की, साथ ही साथ उनका जो प्यार है किस चीज़ के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ओके, एंड हाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब जो है जो पीछे विलेजर्स, ओल्ड मैन, ये सब बैठे हुए थे क्लासरूम में पीछे, बैक बेंचर्स, तो अब फ्रांस को ये भी समझ में आ रहा है कि वो सब क्यों आए थे, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। प्रोफेसर को रिस्पेक्ट दिखाने वो सब आए थे, लास्ट लेसन लेने आए थे। देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट देयर रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग अर्लियर, और जो विलेजर्स थे सारे, जो ओल्ड मैन थे, वो ये भी दिखा रहे थे, उनका मतलब ये भी था प्रेजेंट होने का कि वो रिग्रेट कर रहे थे कि हम भी पहले फ्रेंच जो है लैंग्वेज वो नहीं सीख पाए, ठीक है। तो विलेजर्स जो अटेंड कर रहे थे क्लास को, विलेजर्स अटेंड इसलिए कर रहे थे टू शो रिस्पेक्ट और रिग्रेट, दोनों चीज़ें, रिस्पेक्ट करने के लिए लैंग्वेज को, एम एम एल को, और साथ ही साथ रिग्रेशन भी था। रिग्रेट किस चीज़ के लिए कर रहे थे वो, कि जो है वो पहले फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, ठीक है। और एम एम एल भी जो है वो आप ये जॉब छोड़ के, कंट्री छोड़ के, ऑब्वियसली स्कूल छोड़ के अब जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड गॉन टू स्कूल मोर, ठीक है। और क्या बात है, द विलेजर्स रिग्रेट मिसिंग एजुकेशन इन देयर यूथ, ऑब्वियसली आपको मैं बता चुकी हूँ कि अपने यूथ में जो विलेजर्स हैं वो रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली प्रॉपर तरीके से। दिस कनेक्ट्स देयर फीलिंग्स विद फ्रांस रिग्रेट, ठीक है। तो एक तरह से उनकी फीलिंग्स भी जो हैं फ्रांस की रिग्रेट, जो फ्रांस भी जो दुखी था, परेशान था अंदर से, उन उसकी रिग्रेशन, दोनों की जो रिग्रेशन है वो मैचअप हो रही थी, है ना। एजुकेशन रिग्रेट इज शेयर्ड बाय ऑल, तो एजुकेशन को प्रॉपरली नहीं लेना, नहीं समझना, नहीं एक्सेप्ट करना, ये हमें वहाँ पे चैप्टर में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही है। यहाँ जैसे विलेजर्स थे, वो आए थे, वो क्यों रिग्रेट थे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन अपने यूथ में नहीं ली, तो वो अपने लास्ट लेसन लेने आए थे, लास्ट फ्रेंच लेसन लेने आए थे, और
फ्रांस क्यों रिग्रेट फील कर रहा था? क्योंकि उसके टीचर जा रहे थे, उसको प्रॉपरली अभी फ्रेंच आई भी नहीं थी, ठीक है। वो रिग्रेट इसलिए भी फील कर रहा था क्योंकि उसने काफ़ी सारी क्लासेस मिस करी। क्यों? क्योंकि वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा रहता था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स देखने जा रहा है, या उनके एग्स कलेक्टने जा रहा है, या सार रिवर पे खेलने जा रहा है। तो इसलिए एजुकेशन का रिग्रेट जो है पूरे चैप्टर में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। और क्या था? एजुकेशन का रिग्रेट तो था ही विलेजर्स के अंदर, और क्या बात थी? द विलेजर्स एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू एमएमएल फॉर हिज एजुकेशन। वो ग्रैटिट्यूड दिखाने भी आए थे, एमएमएल को रिस्पेक्ट देने भी आए थे, ठीक है। क्यों? क्या करने आए थे वो? थैंक्स गिविंग के तौर पे भी आए थे, थैंक करने आए थे। क्यों? क्योंकि जो उनके मास्टर हैं एमएमएल, वो 40 years से फेथफुल सर्विस कर रहे थे डेडिकेशन के साथ। कितने साल से? 40 years से, ठीक है। तो एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दिखाने आए थे, ग्रैटिट्यूड दिखाने आए थे। दे ऑल्सो शो पेट्रियाटिज्म और सैडनेस ओवर लूजिंग देयर कंट्री, ठीक है। और दूसरी तरफ दो चीज़ें थी, एक तो एमएमएल को डेडिकेशन दिखाना था, ठीक है। उनका डेडिकेशन की वजह से उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने आए थे, उनको थैंक्स बोलने आए थे, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से वो सर्विस कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, विलेजर्स को पढ़ा रहे थे लैंग्वेज। और दूसरी चीज़ जो थी विलेजर्स के अंदर ये थी कि वो क्या दिखा रहे थे? पेट्रियाटिज्म और सैडनेस कि वो अपनी कंट्री को खो चुके हैं। ऑब्वियसली जो उनका पार्ट है एल्सेस और रोलैन, वो कहाँ जा रहा था? जर्मनी के पास जा रहा था। तो एक तरह से पेट्रियाटिज्म भी दिखाने के लिए वो आए थे, शो करने आए थे, ठीक है। और सैडनेस साथ ही साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर एंड पेट्रियाटिज्म आर हाईलाइटेड, ठीक है। रिस्पेक्ट किसकी? एमएमएल टीचर की, और पेट्रियाटिज्म फॉर देयर ओन कंट्री, ठीक है। चलें, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। फ्रांस बोल रहा है कि मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, पुकारा गया, ठीक है। सडनली ब्रॉट बैक टू द रियलिटी, और वो अपना नाम उसने सुना कि कोई मुझे बुला रहा है, आवाज़ आई उसको। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? फ्रांस इज एक्सपेक्टेड टू आंसर इन क्लास। तो एम हेमल ने आवाज़ दी फ्रांस को, और फ्रांस को आंसर देना था क्लास के अंदर। दिस क्रिएट्स टेंशन एज ही नोज ही इज़ अनप्रिपेयर्ड। और जैसे ही उससे क्वेश्चन किया गया, ठीक है, तो फ्रांस जो है चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो गई। किस बात की? क्योंकि वो तो अनप्रिपेयर्ड है, उसने पार्टिसिपल्स जो थे, ग्रामर का टॉपिक वो पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए उसको आंसर नहीं आता था, ठीक है। उसके अंदर कैसा फियर, उसके फेस पे कैसा आ गया मूवमेंट? फियर का, ठीक है। फियर ऑफ, उसका फेस जो है बिल्कुल डरा डरा सा हो गया, क्योंकि उससे आंसर किया गया और उसको नहीं आता था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? अब वो क्या कह रहे हैं मेमेल? फ्रांस डीपली विशेज ही हैड प्रिपेयर्ड वेल। अब वो फ्रांस सोच रहा है कि मैं जो हूँ पहले से इसकी प्रिपरेशन कर लेता, मुझे अगर पता होता। और ये लाइन, ये बात और क्या मतलब है कि वो रिग्रेट फील कर रहा है, और अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को क्या कर रहा है? रिग्रेट कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को सुधार सकूं। काश मैं पहले जो पढ़ाया गया था क्लास में, जो एमएमए पढ़ा रहे थे पार्टिसिपल्स, वो अच्छे से सुन लेता और समझ लेता, याद कर लेता, अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर लेता। तो वो डिज़ायर कर रहा है, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं मिस्टेक्स ना करता, ठीक है। तो फ्रांस रिग्रेट्स नॉट स्टडिंग अर्लियर, ठीक है, रिग्रेट कर रहा है वो। नेक्स्ट, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। फ्रांस फेल्स इमीडिएटली ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। अब जो उससे क्वेश्चन किया गया था फ्रांस से पार्टिसिपल्स के ऊपर, तो वो क्या हुआ? इमीडिएटली कंफ्यूज हो गया उन वर्ड्स पे कि सर ने क्या पूछा है, एमएल ने क्या पूछा है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो गया? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन जो थी वो प्रॉपरली नहीं हुई हुई थी, ठीक है। दिस शोज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेग्लेक्ट, ठीक है। लैक ऑफ प्रिपरेशन लीड्स टू फेलियर। अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो ऑब्वियसली क्या होता है? लीड्स टू फेलियर। तो वो यहाँ पे यही वर्ड्स बता रहा है कि बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। तो जो फर्स्ट वर्ड्स थे मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया? क्योंकि मुझे क्लियर नहीं थे, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं नहीं बता पाया उसका आंसर। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब क्या था? अब आंसर तो आता नहीं था, तो वहाँ क्या था? नर्वस फील कर रहा था फ्रांस, अशेम्ड और अफ्रेड, ठीक है। वो खड़ा रहा अपनी डेस्क पे, जो उसका जो दिल है, उसका हार्ट जो है वो कैसा बीट कर रहा था? बहुत तेज बीट अप कर रहा था, माई हार्ट बीटिंग, ठीक है। और खड़ा रहा, नर्वस फील कर रहा था। क्यों? अशेम्ड, अशेम्ड भी था क्योंकि उसे आंसर नहीं आता था प्रॉपर। हिज फिजिकल एक्शन शोज हिज इमोशनल स्टेट। अब ये जो सारे एक्शंस थे कि वो खड़ा रहा,
अपनी डेस्क को पकड़े हुए, उसका जो हार्ट था वो बहुत तेज़ बीटअप कर रहा था, मतलब वो नर्वस था, अफ्रेड था, अशेम्ड था। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, उसकी इमोशनल स्टेट बता रही हैं। ठीक है, फियर एंड शेम आर क्लियरली शोन। डर भी है और शेमफुल भी महसूस कर रहा है क्योंकि उसने क्लासेस को अटेंड नहीं किया, सही से प्रिपरेशन नहीं करी ग्रामर टॉपिक की। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। ठीक है, अब क्या आवाज़ दे रहे हैं, एमएमएल क्या बोल रहे हैं, एमएमएल शोज काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एमएमएल कह रहे हैं कि फ्रांस मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं हमें क्या बता रही हैं कि वो अपनी काइंडनेस शो कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं। ही नोज फ्रांस इज ऑलरेडी रिग्रेटफुल, क्योंकि उन्हें पता है, देख के लग रहा है फ्रांस के फेस से कि वो ऑलरेडी शेम महसूस कर रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है, रिग्रेट कर रहा है, तो इसलिए फ्रांस को देखते हुए, उसकी फिजिकल कंडीशंस को देखते हुए एमएमएल क्या कहते हैं, थोड़ी सी काइंडनेस शो करते हैं, अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं। ठीक है, तो टीचर शोज एम्पैथी इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी, एमएमएल ने क्या करा, एम्पैथी शो करी। फाइन, आगे देखते हैं। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं एमएमएल, कह रहे हैं कि हाँ, हम हर रोज़ यही तो बोलते हैं कि आज हम करेंगे, कल हम करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम है, कल पढ़ लेंगे, है ना, आज शाम को पढ़ लेंगे, इस तरह से हम बोलते हैं ना वैसे भी। तो एमएमएल भी यही कह रहे हैं कि हम अपने आप से ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, कल हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम कल पढ़ लेंगे। तो ये क्या लाइन शो कर रही है, एमएमएल हाईलाइट्स द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, लिखेंगे। एमएमएल क्या हाईलाइट कर रहे हैं, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ डिलेइंग वर्क, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सबके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, किस चीज़ की, काम को डिले करने की। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स टू लॉस, और उसकी वजह से क्या होता है, कहाँ लीड अप करता है इंसान, ह्यूमन बींग, लॉस। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स द हैबिट ऑफ डिलेइंग और पुटिंग ऑफ टास्क दैट शुड बी डन नाउ। ठीक है, जो अभी का काम है, अभी करने की चीज़ है, वो क्या होता है, हैबिट किस चीज़ की होती है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे, बहुत टाइम है। तो ये टालने वाली बात जो होती है ना, आगे बढ़ा देने वाली बात, ठीक है, ये तो हैबिट है डिले करने की, टाइम को, किसी भी काम को, टास्क को, उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, ठीक है, डिलेइंग वर्क अननेसेसरीली। एग्जाम्पल देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। तो एमएमएल इसकी बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, आप याद रखेंगे, मार्क करेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं एमएमएल फ्रांस से, कि आप देख सकते हो ना फ्रांस, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हमारी हैबिट होती है, कि हर चीज़ को टालने वाली बात होती है कि आगे कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आज। ठीक है, आपको नहीं पता आंसर, है ना, ही पॉइंट्स आउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले, नाउ दे हैव लॉस्ट देयर चांस फॉर एवर। ठीक है, अब आपको नहीं पता और आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी, आपको आपने सोचा कि हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, और आज लास्ट लेसन है। ठीक है, और आज आपको नहीं पता आंसर। तो ये चीज़ें वो बता रहे हैं एमएमएल फ्रांस को। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो एमएमएल क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को, अल्सेस की, फॉर नेग्लेक्टिंग एजुकेशन। किस चीज़ को नेग्लेक्ट करने की, एजुकेशन को। और किसको कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं अल्सेस की सोसाइटी को, कि यहाँ के लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है, क्या, नेग्लेक्ट करने की, स्पेशली एजुकेशन को। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि क्या है कि हम आगे कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम है। तो ये हैबिट हमें ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि हमें ये फेलियर्स अपनी लाइफ में नहीं आने दें। ठीक है, नहीं आए हमारी लाइफ में फेलियर्स। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव फेलियर, और ये जो है लाइन और क्या दिखा रही है, कलेक्टिव फेलियर दिखा रही है, पूरी सोसाइटी की फेलियर की बात कर रहे हैं वो, कि आज हम हार चुके हैं एक तरह से, है ना, वो ये भी शो कर रहे हैं कि आज हम हार चुके हैं जर्मनी के आगे। ठीक है, सोसाइटी इग्नोर्ड एजुकेशन, अल्सेस की सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है, किसी भी हाल में आप इसको नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं, जब आपने एजुकेशन नहीं ली टाइम पे, जब आपने सही से नहीं पढ़ा, तो आज बाहर के लोग, जर्मन को कह रहे हैं, प्रूशियंस को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमें, कि देखो उनको एक पॉइंट मिल गया है, क्या चीज़ का, किस चीज़ का पॉइंट मिल गया है, कि वो हमें कह सकते हैं कि तुम फ्रेंचमैन होने के बावजूद भी ना तुम्हें पढ़ना आता है, ना तुम्हें लिखना आता है फ्रेंच।
ठीक है। तो इस बात को वो मॉक कर रहे हैं लोगों पे, सोसाइटी पे, अल्सेस की कि आप लोगों ने एजुकेशन नहीं ली प्रॉपर तरीके से टाइम पे, ठीक है। तो ही वांट्स दैट आउटसाइडर्स विल मॉक देम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स जो है मॉक करेंगे कि आप फ्रेंचमैन होने के बावजूद भी आपको ना फ्रेंच लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है, ठीक है। लैंग्वेज इज लिंक्ड विद आइडेंटिटी एंड प्राइड, वो कह रहे हैं लैंग्वेज किससे लिंक्ड होती है? अपनी आइडेंटिटी से और प्राइड से, ठीक है। लैंग्वेज इज लिंक्ड विद आइडेंटिटी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो अल्सेस की सोसाइटी को बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। एमिमल कम्फर्ट्स को बोलते हैं, कंफर्ट कर देते हैं फ्रांस को, एंड रिड्यूसेस हिज गिल्ट, ठीक है। और उसका गिल्ट जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। वो क्या कहते हैं फ्रांस से कि यू आर नॉट अलोन इन फॉल्ट, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो, ये पूरी सोसाइटी की बात है। ये एक हैबिट बन चुकी है एल्सेस के लोगों की, तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम फेल हो चुके हैं, आज दूसरे लोग हमें मॉक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ। अब क्या कह रहे हैं? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग एजुकेशन। वो सब पे ही कह रहे हैं बात, कि पूरी सोसाइटी पे कह रहे हैं, पूरे अल्सेस पे कह रहे हैं कि सबको अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस क्या रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया टाइमली एजुकेशन को, ठीक है। दिस शोज शेयर्ड गिल्ट, सबकी गिल्ट है ये। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्फेसाइज, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप टाइम पे अपनी एजुकेशन लें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ताकि आज ये फेलियर्स ना होते। चलें, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। पेरेंट्स पर, इसका क्या मतलब हुआ? पेरेंट्स प्रायोरिटाइज वर्क ओवर एजुकेशन, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो विलेजर्स थे, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स थे, वो क्या प्रायोरिटाइज करते थे कि पहले काम करो, एजुकेशन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। दिस शो सोसाइटल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये भी बात उन्होंने बोली। और दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो क्या कह रहे हैं एमएमएल कि उनके जो पेरेंट्स हैं विलेजर्स के, वो कहाँ पे आपको बोलते थे काम करने के लिए? या तो फार्म्स में चाहिए या मिल्स में चाहिए। किस चीज़ पे? ताकि क्या कहते हैं, मनी के लिए, है ना, ताकि पैसे कमाए जाएं। और इसी वजह से वो एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए। तो इकोनॉमिक नीड्स बताई जा रही हैं यहाँ पे, मेड एजुकेशन लेस इंपॉर्टेंट, है ना। तो इकोनॉमिक नीड जो थी सोसाइटी की, मनी, वो ज़्यादा ज़रूरी थी बनस्बत एजुकेशन लेने के। तो एजुकेशन को उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। दिस रिफ्लेक्ट रियल लाइफ स्ट्रगल्स। तो यहाँ हमें पता लगता है कि फ्रांस में भी रियल लाइफ स्ट्रगल्स थे लोगों के बीच में, विलेजर्स के बीच में, ठीक है। मनी वॉज प्रायोरिटाइज ओवर एजुकेशन, ठीक है। ओके, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। एम हेवल कह रहे हैं, अब वो अपने आप को भी फॉल्टी कर रहे हैं। एम विल एक्सेप्ट हिज ओन फॉल्ट, अपने आप को भी फॉल्ट अपने अंदर भी लेकर आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिस शोज ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। और वो जो है ये बात कह के ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। टीचर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आगे देखते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, ठीक है। तो एमएमएल क्या बोल रहा है कि मेरी भी गलती है इसमें। अब क्या गलती है? ही एडमिट्स मिस यूजिंग स्टूडेंट्स टाइम, दिस शोज सेल्फ अवेयरनेस। तो अपनी पुरानी बातों को, पुरानी लेक्चर्स को, क्लासेस को याद कर रहे हैं कि मैंने भी तो आपको बाहर भेजा है अपने काम से कि मेरे फ्लावर्स के अंदर पानी डाल आओ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने आपका भी टाइम वेस्ट किया, अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं वो, ठीक है। दिस शोज सेल्फ अवेयरनेस। वो क्या शो कर रहे हैं? सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो टीचर्स भी यहाँ पे जो है अपनी मिस्टेक एडमिट कर रहे हैं एम कि मैंने भी टाइम वेस्ट किया है, मैंने आप लोगों को क्लास में अपने काम से बाहर भेजा है, जबकि वो आपका टाइम था कि आप जो है चैप्टर्स को, लेसन्स को अच्छे से समझते और पढ़ते, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और वो कह रहे हैं कि जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं आपको छुट्टी दे देता था, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फेलियर। वो कह रहा है इसमें जो फेलियर हुआ है आज हमारा पूरे अल्सेस और लोरेन का, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि सब ने इसको इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। वो अपनी बात भी, अपनी मिस्टेक्स भी एडमिट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए, पार्ट सेकंड अपनी टेक्स्ट बुक में फ्लेमिंगो की, कि हमने यहाँ तक पार्ट सेकंड कर लिया है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। इसको प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करिए कि हमने पार्ट 2 यहाँ तक कर लिया है। और अब इसके क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि टीचर भी जो यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं, क्या कन्फेस कर रहे हैं
कि उन्होंने भी केयरलेस शो करी है टीचिंग के अंदर, ठीक है, केयरलेसनेस शो करी है टीचिंग के अंदर, उन्होंने भी अपनी मिस्टेक्स को एडमिट किया है। लेकिन जो मिस्टेक्स को वो एडमिट कर रहे हैं वो क्या दिखा रहा है, टीचर का ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी को शो कर रहा है एमएमएल की, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ, कैरेक्टर एनालिसिस आएगा। कैरेक्टर एनालिसिस आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जब आपको ये पॉइंट्स पता होंगे, एक एक बात आपको, एक एक डायलॉग पता होगा, जब तो आप लिख कर आएंगे कैरेक्टर एनालिसिस कि कैसा कैरेक्टर था। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो अपने टेक्स्ट बुक में आप यहाँ तक मार्क कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 2 तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, फाइन। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे। ओके, कैरेक्टर्स कौन कौन आया है हमारे सामने, फ्रांस, एमएमएल और विलेजर्स। प्लेसेस, एल्सेस, टाउन हॉल, क्लासरूम। इवेंट्स देखिए, लास्ट, फ्रेंच लेसन, जर्मन ऑर्डर, क्लासरूम रेसिटेशन, ठीक है। कंसेप्ट्स, पेट्रियाटिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिग्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पेट्रियाटिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम वोकैबुलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे बोर्ड्स में, ठीक है। थंडर क्लैप, नुइसेंस, रिप्रोच, रिग्रेट, फेथफुल कॉन्सिक्वेंस एंड आइडेंटिटी, ये सारे ही मिलके एक अच्छा आंसर बनाते हैं, जिसमें आपके, ताकि जो एग्जामिनर है वो देख के आपको अच्छा मार्क्स दे सके, ठीक है, मार्क्स कहीं डिटेक्ट नहीं हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, स्पेलिंग्स सही लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में बोर्ड के, ठीक है। गलत स्पेलिंग्स नहीं लिख कर आएंगे, रॉन्ग स्पेलिंग्स नहीं लिखेंगे। हर चीज़ जो है, अगर आपको इसमें कोई भी जो है वर्ड मुश्किल लग रहा है, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, लिखिए। लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, ठीक है, लिखिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, पेट्रियाटिज्म, न्यूसेंस, ये स्पेलिंग्स लिखिए, अगर यूज़ करेंगे आप, कॉन्सिक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। और पेट्रियाटिज्म का मतलब क्या होता है ये भी आज समझ लीजिए, लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री के लिए क्या लव होना और डिवोशन होना, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रियाटिज्म, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन का आपको मतलब पता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिखें, नोट करें, मार्क करें और अपने आंसर्स में यूज़ भी करेंगे विथ करेक्ट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अभी तक देखते हैं जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है पार्ट 2 में, उस पर एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स कैसे आ सकते हैं, क्या लिख कर आएंगे आप, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाई डज फ्रांस कॉल द नोटिस अ थंडर क्लैप, जो नोटिस आया था, ठीक है, उसको उसने थंडर क्लैप क्यों बोला है फ्रांस ने। बी, इट शॉक्ड हिम डीपली, क्यों, क्योंकि वो जो नोटिस था कि लास्ट फ्रेंच लेसन है आज, जो एमएमएल ने बताया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको शॉक लगा, किसको, फ्रांस को, उसने एकदम से शॉक हुआ वो, और डीपली इसे महसूस किया कि ये कैसे हो सकता है, लास्ट फ्रेंच लेसन नहीं हो सकता आज स्कूल में, ठीक है। व्हाट डज फ्रांस रिग्रेट मोस्ट, किस चीज़ की रिग्रेट करा सबसे ज़्यादा फ्रांस ने। बी, नॉट लर्निंग फ्रेंच ऑन टाइम, ठीक है, नॉट टेकिंग द प्रॉपर फ्रेंच क्लासेस। वाई वर विलेजर्स प्रेजेंट इन क्लास, अब विलेजर्स जो है वो क्लास में क्यों प्रेजेंट थे। सी, टू शो रिस्पेक्ट एंड रिग्रेट, है ना, रिस्पेक्ट देने के लिए टीचर को, क्योंकि 40 ईयर्स से वो डेडिकेशन से पढ़ा रहे थे एमएमएल विलेज में। और रिग्रेट, आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। रिग्रेट ये भी था कि लास्ट फ्रेंच लेसन है, और क्यों रिग्रेट था, कि वो भी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पाए, वो भी अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं जानते, ठीक है। और कल से क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे से जर्मन आने वाली है, जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट रिग्रेट दोनों है, लेकिन दो दो एक्सपेक्ट्स हैं, ये भी याद रखेंगे, एक एक एक्सपेक्ट नहीं है, आंसर में लिखना है आपको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट थीम इज हाईलाइटेड बाय एमएमएल स्पीच, क्या थीम हाईलाइट हो रही है एमएमएल की स्पीच से। प्रोक्रेस्टिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको बता दिया प्रोक्रेस्टिनेशन। उन्होंने सिर्फ एमएमएल ने फ्रांस को ही नहीं कहा, पार्टिसिपल का जब वो आंसर पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे फ्रांस को, फ्रांस जो है वो सिर्फ खड़ा हुआ था, उसको शर्म आ रही थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील कर रहा था, सैड भी फील कर रहा था, शेमफुल भी फील कर रहा था। क्यों फील कर रहा था, क्योंकि उसे आंसर नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ एल्सेस, होल ऑफ द विलेजर्स, ठीक है। क्यों, क्या बोला उन्होंने, कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में ट्रबल है। सिर्फ फ्रांस को नहीं वो मॉक अप कर रहे थे, सिर्फ फ्रांस को नहीं बोल रहे थे, वो सबको बोल रहे थे। और लास्ट में उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी बोला, ठीक है,
क्या कि मैंने भी तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया है। मैंने भी जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं छुट्टी ले लेता था, या फिर मैंने आप क्लास से बाहर भेजता था कि मेरा काम कर दो, फिश वाटर कर दो प्लांट्स में ना। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, मेरी वजह से भी आज जो है एजुकेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरे अंदर भी गिल्ट है कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर लेसन्स नहीं दिए, क्लासेस नहीं दी, और जो है मैंने भी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया है। तो ये बहुत सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ फ्रांस के ऊपर नहीं आएगा। अगर लिखने को आता है तो आप पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे सारे पार्ट्स जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। डायलॉग वाइज मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, किसने किससे कब क्यों कहा, ये भी आता है। आपको लाइंस दे देंगे, क्रिटिकल एनालाइज करें, डिस्कस करें, एवेलुएट करें, ये किसने क्यों बोला, कब बोला, किस लिए बोला। किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर के बीच में से। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डीपली। ठीक है, आपको मैं इन डेप्थ नॉलेज दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको लाइंस पता हो किसने क्या कब बोला। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आता है। ठीक है, तो वो भी इसलिए समझ आना ज़रूरी है, आप लोगों को बताना ज़रूरी, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है उस हिसाब से हर लाइन को। ठीक है, चलिए आ जाइए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, टेक्स्ट बुक आप मेरे साथ ज़रूर लेके बैठेंगे, साथ ही साथ एक मार्कर या पेन, और उसके बाद भी आप मार्क ज़रूर करेंगे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप मार्क करेंगे तो आपको भी आपकी लर्निंग हैबिट भी बनेगी और आपको याद भी रहेगा। फाइन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेसन नहीं है, बहुत सारे अभी स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, पूरी फ्लेमिंगो है, विस्तार, बहुत कुछ है। तो क्या होता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे वाला भूलते रहते हैं। तो ताकि याद रहे हमें तो हमें मार्क भी करना है, कीवर्ड्स लिखिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए आज ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे फर्स्ट है, व्हाट डज थंडर क्लैप सिग्निफाई। थंडर क्लैप क्या सिग्निफाई करता है? सडन शॉक एंड इमोशनल इम्पैक्ट जो फ्रांस के ऊपर आया न्यूज़ सुनने के बाद, नोटिस सुनने के बाद। वाई डज फ्रांस फील रिग्रेट, फ्रांस रिग्रेट क्यों फील कर रहा है? ही वेस्टेड टाइम एंड डिड नॉट लर्न फ्रेंच प्रॉपरली, इसलिए उसे रिग्रेट फील कर रहा है वो अपने आप में। वाई डज एम हेमल नॉट स्कोल्ड फ्रांस, एम हेमल जो है उन्होंने फ्रांस को स्कोल्ड क्यों नहीं करा? ही अंडरस्टैंड फ्रांस इज ऑलरेडी रिग्रेटफुल, क्योंकि वो देख चुके थे फ्रांस के फेस से फियर और शेम, ठीक है, रिग्रेट ये शो हो रहा था, क्योंकि उसको आंसर नहीं आ रहा था पार्टिसिपल के ऊपर, तो इसलिए फ्रांस ने, इसलिए एमएमएल ने फ्रांस को स्कोल्ड नहीं किया। ठीक है, ओके। शॉर्ट आंसर्स देखिए किस तरह से आप लिख कर आएंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई डिड Why did France feel sorry for not learning his lesson? तो आप अगर आ जाए तो इस तरह से आंसर लिख कर आएंगे, इनको रीड करिए, नोट करिए, और जिनको आंसर्स लिखने नहीं आते लिखिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे, सिर्फ समरी से काम नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं साफ साफ। आप ये सोच रहे हैं एग्जाम से पहले हम चैप्टर की समरी निकालेंगे या समरी पढ़ेंगे या गाइड वगैरह समरी देखेंगे, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 90 अबव नहीं आ सकते। दिस इज गारंटीड। मार्क्स 90 अबव लाने, 95 अबव लाने, आपको चैप्टर को इन डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको सार रिवर के बारे में बताया, अब वहाँ सिर्फ सार लिखा है, आपको नहीं पता वो रिवर थी, समरी में भी नहीं गिवन होगा कि वो रिवर है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि जर्मनी और फ्रांस से एक रिवर फ्लो अप होती है, उसका नाम सार है, और वहाँ पे बात हो रही कि वो वहाँ खेलता था फ्रोजन रिवर पे विंटर्स में। इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती कहीं पे। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको आंसर में लिखना है, जितने आप डीपली जाएंगे लिटरेचर के अंदर, उतने ज़्यादा आप उभर कर आएंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है आंसर उभर कर आएगा, और ऑटोमेटिकली फिर आपके जो नंबर्स हैं वो भी उभरे हुए होंगे। ठीक है, अच्छे आएंगे। तो दैट इज़ दी इशू कि आप पढ़ते हैं टाइमली, टाइम बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड से पहले पढ़ लिया, जब स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चंस पेपर होते हैं सैम, तो जब पढ़ा समरी पढ़ी और आप जो है आंसर लिखे आते हैं। अगर समरी समरी आप हर आंसर में लिख कर आएंगे, देन आप भूल जाएं कि आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो आपको प्लीज़ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और कहाँ पे क्या लिखना है विद वोकेबलरी एंड कीवर्ड्स वो भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट रोल डू विलेजर्स प्ले इन द एक्सट्रैक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि विलेजर्स का क्या रोल था, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में। अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, आपको विलेजर्स का रोल बताना है, तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, वो आप सब यहाँ लिखेंगे। उसके बाद व्हाट डज एम हेमल से अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में क्या कहा एम हेमल ने। आपको मैंने बताया कि सिर्फ एक बात नहीं थी, आप सारे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। मान लीजिए जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आप आंसर लिख कर आएंगे,
छोटा पूछा है छोटा सा लिख कर आएंगे, बड़ा पूछा तो बड़ा लिख कर आएंगे, उसमें और भी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन का आपको मतलब पता होगा जब भी आप यहाँ पे भी आंसर करेंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डज द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट द थीम ऑफ रिग्रेट एंड रियलाइजेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया, एक्सट्रैक्ट दे दिया, यहाँ पे लेसन दे सकते हैं पेपर में, कुछ भी इस तरह से दे सकते हैं। कैसे हाईलाइट कर रहा है लास्ट लेसन, किस थीम को? थीम ऑफ रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। तो आपको सब कुछ बताना है। ठीक है, कैसे लिखना है ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। फर्स्टली आप बताएंगे फ्रांस कैसे कर रहा है, सेकेंडली विलेजर्स कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, अलग अलग, मैंने कहा था अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप बताएंगे एम हेमल पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, वो है मेन कॉज किस चीज़ का? फेलियर का, पूरी सोसाइटी का। और लास्टली इवन एम हेमल एक्सेप्ट हिज ओन मिस्टेक शोइंग ऑनेस्टी, कि वो अपनी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं मिस्टेक को। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, कंक्लूड करना है। पहले मैं आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर्स में इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? थोड़ा सा बताएंगे राइटर के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री जोग्राफी एक्सप्लेन करेंगे, एक या दो लाइन ज़रूर बताएंगे आप कि क्यों लिखा गया है लास्ट लेसन, क्या मतलब है लास्ट लेसन का, टाइटल क्यों लिखा दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन देने के बाद, दो लाइन आप लिखने के बाद, उसके बाद आप बताएंगे क्या पूछा है। ठीक है, ये द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट लेसन क्लियरली हाईलाइट द थीम ऑफ रिग्रेट रियलाइजेशन, ये बताते हुए थोड़ा सा इंट्रो, फिर बॉडी फर्स्टली जो यहाँ से शुरू हो रहा है फर्स्ट से लेके जाता, फिर आप बॉडी लिखेंगे आंसर की, और फिर कंक्लूजन। दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर इन योर आंसर शीट। ठीक है, अपने बोर्ड्स के पेपर में ऐसा नहीं बस लिखना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं करेंगे आप। इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी, देन कंक्लूजन। दिस इज ए परफेक्ट फॉर्मेट। चलिए, खास तौर से लॉन्ग आंसर में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी। ठीक है, व्हाट लेसन डज द एक्सट्रैक्ट टीच अबाउट टाइम एंड एजुकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम और एजुकेशन के बारे में आपको क्या पता लग रहा है? या तो मैंने छोटा सा आपको दे दिया, लेकिन वैल्यू बेस्ड आप लॉन्ग आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? वही फॉर्मेट है, वही स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखें, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। हाउ डज फ्रांस चेंज इन द एक्सट्रैक्ट? फ्रांस कैसे चेंज होता है, आपने, है ना, मैंने आपको बताया क्या पहले कैसा था फ्रांस, और अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? जब आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे उसने रिग्रेट फील किया है, कहाँ कहाँ पे वो शेमफुल है, कहाँ कहाँ पे उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ वो पहले करता था, वो एक्टिविटीज़ भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, जब जाके आंसर आपका एक परफेक्ट प्रॉपर आंसर बनेगा। चलिए, थीम एंड सेंट्रल आइडिया, इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा? द सेंट्रल थीम इज रिग्रेट एंड रियलाइजेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बता दूं कि आपको क्या क्या लिख कर आना है और क्या मतलब है इसका। तो सेंट्रल थीम क्या है? रिग्रेट और रियलाइजेशन, जो कि किसके ऊपर है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर, साथ ही साथ फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का रिग्रेट, रियलाइजेशन जो बाद में हो रहा है विलेजर्स को, सोसाइटी को, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को, फ्रांस को। हाईलाइटेड थ्रू फ्रांस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमएमएल मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट एजर्शन और रीजन पे देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एजर्शन क्या है? फ्रांस फील्स रिग्रेट ड्यूरिंग द लेसन, जो फ्रांस है वो फील करता है रिग्रेट कब? ड्यूरिंग द लेसन, लेसन के दौरान। रीजन क्या है इसका? ही रियलाइजेस ही वाज वेस्टेड हिज टाइम एंड लॉस्ट द चांस टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसने टाइम को वेस्ट किया है पहले, और सारा चांस जो है फ्रेंच लर्न करने का, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का, वो लॉस्ट कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। अब इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। इसमें से आंसर क्या है इसका? परफेक्ट ए। ठीक है, असर्शन रीजन बोथ ट्रू, दोनों ही सही हैं, है ना, अभी हमने पढ़े भी हैं। एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, और जो रीजन इसमें गिवन है असर्शन के लिए वो भी सही मैच हो रहा है। ठीक है, क्यों फील कर रहा है वो रिग्रेट? क्योंकि उसने टाइम को वेस्ट किया और सारा चांस जो है उसने फ्रेंच लर्न करने का खो दिया है। नेक्स्ट, कैरेक्टर एनालिसिस। यहाँ देखिए, कैरेक्टर एनालिसिस जो है ना, मैंने पॉइंट्स में आपको दिए, लेकिन आप पॉइंट्स नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में, आप पैराग्राफ बना कर आएंगे। ठीक है, पूरा पैराग्राफ वहाँ पे लिखना होता है कैरेक्टर एनालिसिस में। ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं का आप पैराग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स नहीं लिख कर आएंगे। ठीक है, फ्रांस देखिए, रिग्रेट, फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्टडी, एक पॉइंट है रियलाइजेशन, अंडरस्टैंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस फ्रॉम केयरलेस टू सीरियस, इमोशनल कन्फ्लिक्ट, फियर, शेम, रिग्रेट। ओवरऑल देख लेते हैं क्या है कैरेक्टर। फ्रांस इवॉल्व्स इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टर एनालिसिस जो मैं आपको दे रही हूँ, ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ये पार्ट वाइज दे रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
अब जो पार्ट 1 में कैरेक्टर एनालिसिस मैंने फ्रांस का आपको बताया था, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, अलग अलग नहीं है, ठीक है। जो मैं पार्ट्स में आपको दे रही हूँ कैरेक्टर एनालिसिस, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, वो भी मिक्सअप करेंगे और एक प्रॉपर आंसर लिख कर आएंगे, पैराग्राफ लिख कर आएंगे, ना कि पॉइंट्स लिख कर आएंगे, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ एम देखें, पैट्रियोटिज्म, लव्स फ्रेंच लैंग्वेज डीपली, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड टीचर थे, और रिग्रेट, एक्सेप्ट हिज ओन मिस्टेक्स, इमोशनल कन्फ्लिक्ट, सैड बट कंपोज्ड। साथ ही साथ देखते हैं इन सब चीज़ों से कैसा कैरेक्टर शो अप हो रहा है। एम रिप्रेजेंट डेडिकेशन एंड नेशनल प्राइड। ओके, एक बार देख लेते हैं इस पूरे एक्सट्रैक्ट में पार्ट 2 में क्या नोट है लास्ट। फ्रांस शॉक, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, टाइम एंड लैंग्वेज। दैट्स इट, ठीक है। जो फ्रांस का इस पूरे एक्सट्रैक्ट में पार्ट 2 में हम देख पा रहे हैं, जो उसको शॉक उसको महसूस हुआ आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज़, आफ्टर लिसनिंग टू दी नोटिस कि वो जो है फ्रेंच आज लास्ट लेसन है, बैन हो रही है फ्रेंच लैंग्वेज, और कल से जो है जर्मन जो है वो एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेस में। तो और उसके बाद उसको इस चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है कि उसने एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दी, फ्रेंच की क्लासेस प्रॉपरली नहीं ली, साथ ही साथ रियलाइज़ कर रहा है कि उसने सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये फ्रांस का शॉक, रिग्रेट और रियलाइजेशन क्या हाईलाइट कर रहा है, कि क्या हाईलाइट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू, टाइम की वैल्यू और लैंग्वेज की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर्स में पॉइंट्स लिखने हैं, यूज़ करने हैं कीवर्ड्स और वोकैबुलरी, ताकि आपके आंसर्स जो हैं वो अच्छे हो सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द लास्ट लेसन फ्रॉम द फ्लेमिंगो। तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है। जिन्होंने लाइव क्लासेस नहीं ली हैं वो प्लीज़ रिकॉर्डेड जाके देख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, इंग्लिश के लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में चैप्टर ओवर हो जाएगा, वी विल देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है जी। तो मैं अब लेसन को क्लोज करती हूँ, सेशन को क्लोज कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड, एंजॉय योर इवनिंग, अच्छे से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो। या बिफोर क्लोजिंग, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्पेशली 12 स्टूडेंट्स, इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें और देख सकें, समझ सकें, ठीक है। बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स जो है मेरी तरफ से मिल सकें टाइमली। ग्रामर भी साथ साथ चल रही है, तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं। ग्रामर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में सेंटेंसेस और आंसर्स, पैराग्राफ फॉर्मेशन सब कुछ आ सके, ठीक है। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बात करनी है, लिखना है, प्रेजेंट का लिख दिया है फ्यूचर का तो आंसर जब भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, किस तरह से हमें कौन सी स्ट्रक्चर सेंटेंस को किस तरह से लिखना है प्रॉपर वे में, है ना। लिखना, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए स्पेशली। तो ग्रामर क्लासेस आप लीजिए, जो भी आपकी ग्रामर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास 12 स्टूडेंट, वो भी मैं कराऊंगी, अभी नहीं, बाद में। लेकिन अभी हम लिटरेचर पे फोकस कर रहे हैं, और सारा लिटरेचर होने के बाद एक बार टाइम लगेगा, अभी फ्लेमिंगो है, विस्टास है, उसके बाद हमें राइटिंग सेक्शन भी देखना है। तो साथ ही साथ अच्छा होगा कि आप ग्रामर की भी क्लासेस मेरी सारी लेते हुए चलें, ताकि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए, जैसे कैरेक्टर एनालिसिस को, अब इसको पैराग्राफ में कैसे फॉर्म करना है, कैसे लिखना है, कैसे टेंस यूज़ करने हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो नाउ।